सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Good morning to all of you. Welcome to Success Mantra digital classes. Myself Piyush Chauhan, PhD TS and GK. तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि अब हम डेली बेसिस पे द हिंदू का एक क्विक ओवरव्यू देखा करेंगे ताकि आपको फीड्स मिल जाएं। डे स्टार्टिंग में आपको द हिंदू से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपके आसपास जो भी हुआ है, जो भी द हिंदू में आया है, उसका आपको एक क्विक स्नैप मिल जाए, आपकी नॉलेज में रहे कि आज ये जो न्यूज़ हैं वो हाईलाइट हैं। तो इसके लिए आज हम ये सेशन कंटिन्यू करेंगे आज के बाद से। तो आज पहला डे है, तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और इसको समझिए। कल एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था, उस पर मैंने बताया था कि किस तरह से द हिंदू को पढ़ना है, समझना है, कैसे उसको डाइजेस्ट करना है। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके उसको फिर से एक बार विजिट करें ताकि आपको पता चले कि कैसी न्यूज़, किस तरह से पूरे पेपर में से न्यूज़ पिक आउट करते हैं और कैसे उन न्यूज़ को एनालाइज करा जाता है और कैसे उनको उन पर टाइम दिया जाता है। हर न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, कौन सी न्यूज़ काम की है, कौन सी नहीं है, इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कल हमने दिया था कल के वीडियो में। आज जो है हम उसका एप्लीकेशन पार्ट शुरू कर रहे हैं और आज ही से कंटिन्यू डेली यही उसी पैटर्न पे हम जो है न्यूज़ को डिस्कस किया करेंगे। तो ये एक इनिशिएटिव है, स्टार्ट किया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोगों से उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहभागिता दें, इसके साथ जुड़ें, अपना फीडबैक दें। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सेशन के बाद में पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो द हिंदू आज 1 फरवरी है, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। क्यों है इम्पोर्टेंट दिन, आपको पता चलेगा जब हम न्यूज़पेपर देखेंगे। तो आज के पेपर में 1 फरवरी हर साल जो है गवर्नमेंट जो है नया बजट और उसके एक दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसका एक ओवरव्यू रहता है पेपर में। तो आज भी आज का पेपर लवरेज मिलेंगे, आज के जितने भी न्यूज़पेपर हैं सभी सी चीज़ों से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से आपको भरे मिलेंगे, है ना। तो उनको समझने के लिए कौन सी न्यूज़ समझनी है, कैसे समझनी है, क्या है, उसके बारे में आज हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो जो पहली न्यूज़ जब आप आज का द हिंदू ओपन करेंगे तो देखेंगे, तो जो पहली न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी जो हमें हमारे काम की है, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, वो ये है जो आप देख रहे हैं, जो येलो हाइलाइटर से मैंने मार्क किया हुआ है। यही न्यूज़ आपको मेनली इन पर ध्यान देना है। बाकी न्यूज़ेस को आप माइनर आप या तो लीव कर सकते हैं या फिर एक बार देख के छोड़ सकते हैं, वो हमारे उतने काम की नहीं, ठीक है। तो जो पहली न्यूज़ हमें ध्यान देना है वो ये है कि जीडीपी टू ग्रो 6.5% इन 2023-24 सर्वे। कौन सा सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे। ओके, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा एनुअली पेश किया जाता है। होता क्या है इकोनॉमिक सर्वे, उसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे कि कौन बनाता है, क्या होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे समझिए पहले, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या है कि गवर्नमेंट का एक दस्तावेज है ना। सरकार ने पिछले साल क्या किया, ओके, उसका खाका उसने पिछले साल के बजट में बताया था कि हम ये करेंगे, ठीक है। वो बजट था जो पिछली बार का बजट था, उसमें बताया था कि हम पिछले साल जो बीत गया उसमें क्या क्या करेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे वो है जो ये हमें इस साल जो अब आया है ये बताएगा कि पिछले साल सरकार ने क्या किया, जो उसने कहा था और जो आज इस पूरे साल में हुआ उसके बीच में क्या डिफरेंस रहा, प्लस रहा कि माइनस रहा। ये इकोनॉमिक सर्वे हमें डाटा देता है। समझ में आया कि नहीं आया? इकोनॉमिक सर्वे बजट से कैसे अलग है, समझिए। बजट क्या होता है कि बजट आने वाले फ्यूचर के पाथ को बतलाता है कि हम ये करेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे क्या है, क्या हो गया है पिछले साल वो बताता है ना। तो समझिए इस बात को। तो इकोनॉमिक सर्वे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। बजट में क्या है कि योजनाएं होती है, घोषणाएं होती हैं, सरकार ये करेगी, ऐसा करेगी, लेकिन कॉन्क्रीट क्या हासिल हुआ है वो हमें इकोनॉमिक सर्वे में पता चलता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो इस साल का है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे जो है 2021-22 के उसमें आंकड़े होंगे, ओके, गॉट इट। और जो बजट आएगा वो 2023-2024 का होगा, ओके। तो जो ये ईयर यहां मेंशन है ये फ्यूचर का ईयर है, ओके।
सर्वे ने ये बताया है कि नेक्स्ट बजट जो हम पेश करेंगे उसमें गवर्नमेंट जो इकोनॉमी की स्पीड है 2023 में वो 6.5% के रेट से ग्रो करने वाली, ये अगले साल का बताया है ना, कि नेक्स्ट ईयर में हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.5% से ग्रो करेगी, है ना। और इकोनॉमिक सर्वे ने, जब आप इस पूरे एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि लास्ट ईयर जो हमारी ग्रोथ, जो पिछले बजट में गवर्नमेंट ने बोला था 7% से ग्रो करने वाले हैं, है ना, एस्टिमेट किया था 7% से हम ग्रो करेंगे, या फिर उससे पिछले साल हमने 9% के आसपास से ग्रो किया, तो 6.5% से अगले साल हम ग्रो करेंगे। और जो हमारा पिछले साल का वो था वो हमने अचीव किया कि नहीं किया, इस सब का जो लेखा जोखा है वो हमें किस में मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलता है। तो जो बनाता कौन है इकोनॉमिक सर्वे, तो समझिए बात को, इकोनॉमिक फिनेंस मिनिस्ट्री है देश के अंदर और उसमें इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ही फाइनेंस मिनिस्टर और एक और ये जो यहाँ खड़े हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इनके निगरानी में इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जाता है। और वो जो है सरकार का एक तरह से पिछले साल का जो घटित हुआ है उसका लेखा जोखा पेश करें। 1950-51 से ये लगातार बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है पेश किया जाता है और देश की पिछले साल क्या दिशा दशा रही है उसके बारे में बताता है। 1950-51 में पहली बार पेश किया गया था। 1950-51 से 1964-65 तक ये बजट के साथ ही पेश किया जाता था, अलग से पेश नहीं किया जाता था। लेकिन बियॉन्ड दैट इकोनॉमिक सर्वे बजट से अलग कर दिया गया। इकोनॉमिक सर्वे पहले पेश किया जाता है और फिर बजट जो है उससे अगले दिन पेश किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर, कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ओके, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भाई कुछ 2-3 पॉइंट हैं, जैसे कि पेंडेमिक के दौर से इकोनॉमी गुजर रही थी पिछले कुछ सालों से, है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे ने इस बार ये बोला है कि पेंडेमिक के जो साइड इफेक्ट्स थे उनसे हम काफी हद तक जो है कवर अप कर पाए हैं, ये साल का इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है। और डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बढ़ी है। डोमेस्टिक डिमांड क्या होता है, घरेलू डिमांड क्या होती है भाई, कोरोना के टाइम पे लोग घरों में बंद हो गए, डिमांड कम हो गई, है ना, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन भी, सब एक साइकिल ऑफ चैन होता है, प्रोडक्शन उसके बाद क्या होगा, कंजम्पशन, ये इस तरह से है कि नहीं है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक दूसरे क्या है, लिंक है। अब कंजम्पशन अगर घट जाएगा तो प्रोडक्शन आप ज्यादा कर लें तो वो भी स्टॉक क्या पड़ेगा, स्टेगनेंट हो जाएगा। तो इससे इकोनॉमी जो है एक ऐसे ट्रैप में फंस जाती है जिसमें जो है डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस हो जाता है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि अब कोरोना का साइड इफेक्ट नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है, डिमांड बढ़ी है, तो उस वजह से इकोनॉमी में क्या आया है, सुधार आया है। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या आएगा, सुधार देखने को मिलेगा। ओके, उन्होंने बोला है कि 2023 में जो है इकोनॉमी है जो खो गई थी वो रिकवर्ड हुई है, फिर से उसने अपने आप को री एनर्जाइज्ड किया है ना। इकोनॉमी ने क्या किया है, अपने आप को री एनर्जाइज्ड किया है और काफी मजबूत होके भारत जो है, हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होके क्या है, अपने पैरों पर वापस से खड़ी हुई है। ये मेनली इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है। ओके, यहाँ पर आप कुछ ग्राफ अगर आप देख पा रहे हो, मैं आपको फिर से इसको मेंशन करता हूँ। ये देखिए, अगर आप ये ग्राफ, दोनों ग्राफ अगर देख पा रहे हो तो इन ग्राफ में अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें ग्रोथ का एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये ध्यान से देखिए कि ये फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2024 तक का ये स्ट्रेच है। ओके, इसमें अगर हम देखें तो पेंडेमिक से पहले ये दौर पेंडेमिक का था, ये पेंडेमिक का दौर है। ओके, तो पेंडेमिक के दौर से पहले एक स्टेगनेंट ग्रोथ एक आपको इकोनॉमी में देखने को मिलेगी, लेकिन कोरोना के टाइम से बहुत तेजी से डाउनफॉल, आपको ये देखिए एक डाउनफॉल आपको इस ग्राफ के थ्रू देखने को मिलेगा। ये जो ग्राफ मैंने यहाँ मेंशन किया है, थोड़ा सा देखिए फिर से, इस ग्राफ में ये वी एकदम से डिप आपको इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। ये हुआ किस वजह से था, ये डिप किस वजह से आया है, ये आया है लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो फिर से इकोनॉमी ने क्या की, अपने आप में रिकवरी करी और उस रिकवरी की वजह से ये स्टीप आपको देखने को मिलेगा, दिस। तो ये वी शेप की रिकवरी लास्ट ईयर की रिकवरी है। और उसके बाद से जब इस साल का जो ये 2 साल पहले की रिकवरी है और पिछले साल का अगर आप देखें तो ये यहाँ 6.5%
के बाद से अब ये है अगली ग्रोथ जो है 6.5% मेंशन की गई है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, कि अब अगले साल के लिए जो है 6.5% से जो है इकोनॉमी क्या करने वाली है, ग्रोथ करने। ओके, इन दोनों ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। दूसरा ग्राफ जो है वो इन्फ्लेशन को बताता है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। ओके, आपको टेक्निकल टर्म्स जो हैं आपको सिलेबस वाइज अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी हो तो आपको ये दोनों समझ में भी होंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में बात कर रही है। तो ये थोक मुद्रा होती है और ये है ना कंज्यूमर के बेस्ड होती है ना, जो सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडेड है, इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होती हैं। ओके, तो ये ओवरऑल यही बोल रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो क्या हुआ है, काफी हद तक क्या हुआ है, कम हुआ है। जो पहले हाई थी वो इन्फ्लेशन जो काफी ऊपर चल रही थी, अब उसमें भी क्या आई है, थोड़ी बहुत कमी आई है और वो अंडर कंट्रोल आई है। तो इकोनॉमिक सर्वे इन दोनों ग्राफ के थ्रू ये बताना चाहता है कि इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी है, और ये स्टेबिलिटी जो है ये दिखाता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो कैसा है, ब्राइट है। इकोनॉमी का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। ओके, यहाँ पर आप देखें, मेंशन करें, जो मैंने मेंशन भी किया है कि जो इन्फ्लेशन है उसमें जो है, जो इकोनॉमी में जो पिछले साल जो था काफ़ी फ्लक्चुएशन था, वो इस दौरान जो है वो काफ़ी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ओके, और सर्वे ये भी एक्सपेक्ट करता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन क्यों चल रहा है भाई, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। ओके, तो उस स्लोडाउन के बावजूद जो हमारी इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छा जो है क्या है, परफॉर्म कर रही है। खैर हमारे यूरोप में जिस तरह से दिक्कतें हैं और पैनवर्ड जिस तरह से दिक्कतें चल रही हैं, उसके बावजूद जो है इकोनॉमी क्या है, हमारे देश की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब नहीं है और वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। और जो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है वो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि वही राष्ट्र का प्रमुख दस्तावेज है, उसके आर्थिक उसके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। देखिए, जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप, वो बात अच्छी है कि आप उससे आप जो यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, या तो उससे आप सेटिस्फाई हों या सेटिस्फाइड ना हो, वो डिबेट का एक विषय है। लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, या हर एक जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या करवा रहा है, उसका जो भी इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो आपको यही रिकमेंड करेगा कि प्लीज़ बी स्टिक विद द डाटा ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, वही मान्य है, एग्ज़ाम में भी वही मान्य है ना, वही माना जाएगा, वही आएगा। तो आप उससे नज़रें नहीं हटा सकते, है ना। आपको उस डाटा को समराइज़ भी करना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा, उससे एग्री भी होना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे एक बेस है, एक बेसिक डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, और आपको उसके आंकड़ों से अपने आप को, अपनी तैयारी को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में उसको कोट कर सकें, उसको याद रख सकें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। ओके, तो ये एक न्यूज़ है। बाकी इस पे एक सेशन हम पूरा लेंगे, है ना, इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या डेवलपमेंट है, पूरा इकोनॉमिक सर्वे का एक अलग से सेशन होगा, इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं उतर रहे हैं, वरना फिर ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी न्यूज़ जो हैं हमें उन पे भी देखना है। एक अलग सेपरेट वीडियो इस पे इकोनॉमिक सर्वे पे हम बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि भाई क्या इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो डेफिसिट है उसका क्या स्टेटस है ना। डेफिसिट कितने तरीके के हैं वो आपको अगर नहीं पता है तो उस दौरान बता भी दिया जाएगा। डेफिसिट क्या होता है, उसमें क्या डेवलपमेंट्स हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का क्या डेवलपमेंट है ना। तो इन सबसे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें इकोनॉमिक सर्वे को हम ब्रीफली क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल जो पोजीशन इंडिया की वर्ल्ड सिनेरियो में इकोनॉमिक पोजीशन क्या रही है, उसमें हम देखेंगे। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो अगर आपको ध्यान से देखनी है तो एक छोटी न्यूज़ है, मुझे लगा नहीं कि इतना काम का है, क्योंकि ये भी इस पे पूरा डेवलपमेंट अभी चल रहा है, अभी कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन फिर भी हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये न्यूज़ ये है कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल, ये जगन मोहन रेड्डी साहब हैं, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोला है कि विशाखापट्टनम जो है वो अब जो है आंध्र प्रदेश की जो है वो कैपिटल रहेगी। पुराने जो चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने बोला था कि 3 कैपिटल हम बनाएंगे, इन्होंने भी उसको सपोर्ट किया था। हालांकि ये मामला फिर कोर्ट में चला गया। 3 कैपिटल वो बनाने वाले थे, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग, है ना, जुडिशियल कैपिटल अलग और एग्जीक्यूटिव कैपिटल अलग। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि अभी हम जो हैं हाई कोर्ट में वो जो डिसीजन है वो पेंडिंग है, और अब ये न्यूज़ आई है कि विशाखापट्टनम जो है
वो जो है आंध्र प्रदेश की क्या होने वाली है, कैपिटल होने वाली है। फाइनल जो भी है, लेकिन अभी तक के लिए यही अपडेट है इसमें, तो ये आप अभी याद रखिए अभी तक के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है जो हमारे काम की है, वो अगर हम आगे जाएं तो ये देखिए पेज 2, ये जो पेज 2 है ये लोकल न्यूज़ का है, ये केजरीवाल जी का, इसको नहीं देखना है। जैसे कि मैंने कल बताया भी था, समझाया भी था कि कौन से पेज की न्यूज़ ज़्यादा हमारे काम की होती हैं, लोकल न्यूज़ हमारे काम की उतनी नहीं है। तो लोकल न्यूज़ पे ज़्यादा और पॉलिटिकल न्यूज़ पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है ना, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे ये पेज नंबर 4 पे मुझे एक आर्टिकल दिखाई दिया है, ये लोकल न्यूज़। लोकल न्यूज़ क्या है कि राजस्थान के एक एमएलए साहब हैं, है ना? तो उनके खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन जो है वो कोर्ट में, इस तरह से एक न्यूज़ है ये, वो चला। अब ये है तो लोकल न्यूज़, क्या करना है, वैसे तो कितने लोकल एमएलए हैं, लेकिन इसमें एक मैंने ये जो 2 वर्ड्स हैं ये मैंने मेंशन किए हैं कि प्रिविलेज मोशन क्या होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ से प्रिविलेज मोशन क्या है। तो आप एक बार जल्दी से क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं, प्रिविलेज मोशन क्या होता है। तो क्या होता है प्रिविलेज मोशन, बताइए किसे कहते हैं? किसी को आइडिया है? यस, प्रिविलेज मोशन क्या है कि मान लीजिए कि जब लेजिस्लेटिव काम करती है, लेजिस्लेचर काम करती है, तो वहाँ पर जो जो उसके मेंबर्स हैं, उनको उसमें कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलते हैं, कुछ स्पेशल प्रिविलेज राइट्स उनको दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, है ना? जैसे कि एक मेंशन भी अगर करें तो आर्टिकल 105 है, ओके? आर्टिकल अगर 105 की हम बात करें, तो उसमें क्या है कि जैसे आप बिना डरे, बिना हिचकिचाए अपनी बात सदन के अंदर रख सकें, है ना? हाउस के अंदर रख सकें और आपकी बात को किसी की निंदा नहीं माना जाएगा, किसी का कंडेम नहीं माना जाएगा। ऐसा 105 के अंदर बोला गया है कि आप अपनी बात, ताकि आपके अंदर के व्यूज़ जो हैं खुल के फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी निकल के आएँ, है ना? तो आर्टिकल 105 जो है एक इम्यूनिटी देता है। ऐसे बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेज राइट्स आपको मिले होते हैं जब कोई एमएलए, एमपी होते हैं। जैसे कि और क्या होता है कि उनको हाउस अरेस्ट नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द सेशन, ओके? ड्यूरिंग द सेशन उनको किसी कोर्ट में पेशी के लिए नहीं बुलाया जा सकता। तो इस तरह के बहुत सारे प्रिविलेज राइट्स जो हैं वो मिले होते हैं किसी भी हाउस मेंबर को। तो प्रिविलेज मोशन कब, लेकिन इसका प्रिविलेज मोशन से लेना देना, प्रिविलेज राइट्स अलग है, प्रिविलेज मोशन अलग है। प्रिविलेज राइट्स क्या है कि उनको जो राइट्स मिले हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल 105, है ना? इम्यूनिटी फ्रॉम द कोर्ट ड्यूरिंग द सेशन, है ना? ये स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, ओके? प्रिविलेज मोशन क्या है कि अगर जितने भी बाकी मेंबर्स हैं, खासकर अपोजिशन मेंबर हैं, उनको ये लगे कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, ध्यान से समझिएगा, प्रिविलेज मोशन की बात हो रही है। अगर ओपोजिशन मेंबर्स को या हाउस के अदर मेंबर्स को लगे कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा गलत साक्ष्यों को, गलत आंकड़ों को, गलत प्रूफ्स को, गलत डाटा को कोट किया गया है हाउस के अंदर, ठीक है? भ्रमित किया गया है ना? भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, झूठ बोला गया है, तो उस मेंबर के अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन को क्या किया जाता है, पास किया लाया जाता है उसके अगेंस्ट में, है ना? कि इस मेंबर ने सदन की गरिमा को, इसका जो प्रिविलेज है, हाउस का प्रिविलेज, उसको डाउन करने का काम किया है। तो इसके अगेंस्ट में क्या लाया जाए, प्रिविलेज मोशन लाए। समझ में आया कि नहीं आया? प्रिविलेज राइट्स अलग हैं, प्रिविलेज मोशन अलग। प्रिविलेज मोशन कब लाया जाता है, जब किसी मेंबर, किसी कैबिनेट मंत्री के द्वारा हाउस के अंदर गलत बयानबाजी की जाए, गलत फैक्ट्स दिए जाएं, गलत डाटा दिया जाए, है ना? और हाउस के अदर मेंबर्स को लगे कि ये गलत तरीके से डाटा को क्या किया गया है, इंटरप्रेट किया गया है, गलत तरीके से डाटा को क्या किया गया है, मेंशन किया गया है, गलत डाटा दिया गया है ना? तो उस दौरान उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के अगेंस्ट में जो क्या है, प्रिविलेज मोशन को लाया जाता है। ओके, क्लियर है? बाकी और पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब पॉलिटी क्लासेस कर रहे होंगे तो वहां आपको पता ही होगा, ठीक है? तो वहां पर और इसकी डिटेलिंग हो जाएगी, जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज छोटी सी है, ये है कि पीएम केयर फंड्स एडमिनिस्टर्ड लाइक पीएम्स नेशन रिलीफ फंड, है ना? ऐसा हाई कोर्ट ने बोला है। तो हाई कोर्ट का, कहाँ का हाई कोर्ट है ये? दिल्ली हाई कोर्ट है शायद। तो उन्होंने ये बोला, हाँ यस, दिल्ली हाई कोर्ट है। उन्होंने ये बोला है कि भाई जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने ये कोर्ट किया, उसमें जो है डिबेट ये चल रही थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान दिया गया है
कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये बयान दिया गया है कि पीएम केयर फंड जो कि कोरोना टाइम पीरियड पर बनाया गया, पीएम केयर फंड कब बनाया गया, ये फंड कब बनाया गया है, ये ड्यूरिंग कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना, ये ड्यूरिंग कोरोना के टाइम पीरियड पे बनाया गया। और पीएम नेशनल रिलीफ फंड ये नेहरू जी के टाइम पे बना था, ओके। और ये कब बना था, कब बना था, ये कब बना था, ये पार्टीशन का टाइम था, ओके। पार्टीशन का जब टाइम था तब ये फंड बनाया गया था। क्यों बनाया गया होगा, समझ में आ रहा है आपको। उस टाइम पे जो एक तरह से नेचुरल डिजास्टर हो या मैन मेड डिजास्टर हो या डिजास्टर कहिए आप, उसको टैकल करने के लिए पीएम नेशनल रिलीफ फंड बनाया गया था। अब मोदी जी ने क्या किया कि एक पीएम केयर फंड भी बनाया कोरोना के टाइम पीरियड पे, है ना। तो कोर्ट ने पूछा था कि भाई इन दोनों को रेगुलेशन में कोई अंतर है क्या, तो पीएमओ की तरफ से जवाब आया है कि नहीं, इन दोनों के रेगुलेशन में कोई खास अंतर नहीं है और इसको भी एडमिनिस्टर्ड वैसे ही किया जा रहा है, पीएम केयर फंड को भी, जैसे कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड को रेगुलेट या मैनेज किया जाता है, ओके। थोड़ा बहुत अंतर है, फिर तो आप सवाल उठेगा कभी इन दोनों को अलग अलग लाने की क्या जरूरत थी, है ना। तो खैर थोड़ा बहुत अंतर है, ऐसी बात नहीं है, अंतर है। इसके लिए हम एक, जब आपको सोशल इशू का, सॉरी सोशल इशू कह रहा हूँ कि जब हम आपको पार्लियामेंट्री सेशन का एक पॉलिटी पॉइंट सब्जेक्ट में जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ आपको स्पेशल मेंशन कराया जाएगा कि दोनों के अंदर डिफरेंस आपको बताया जाए। और एक शीट भी आपको इसमें लास्ट में अगर आप चाहें तो हम आपको अटैच करके दे सकते हैं। दोनों में है ऑलमोस्ट प्रोविजन सेम ही है ना। दोनों ही टैक्स एजम्पशन, दोनों को टैक्स में एजम्पशन होता है। अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है ना, 80G के अंडर। और दोनों ही एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने के लिए है ना। डेफिनेशन में थोड़ा बहुत अंतर तो हो, जब किसी भी फंड को बनाया जाता है तो उसके लिए उसको इस्टेब्लिश करने के पीछे उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया है, तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है। मान लीजिए कि इसमें 4 चीज़ों के एग्जीक्यूशन के लिए फंड अवेलेबल, तो ये हो सकता है 3 या 5 के लिए अवेलेबल हो, ये वाला नया वाला। तो थोड़ा बहुत बेसिक अंतर है, लेकिन अब पीएमओ की तरफ से आया है कि नहीं, कोई खास अंतर नहीं है, दोनों को सेम तरीके से ही क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, तो उसके अंदर का मैं आप थोड़ा सा आपको बता दूं, ज़्यादा अंदर डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे जो पीएम केयर फंड है ना, पीएम केयर फंड ये वाला, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, इसमें डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी इसके चेयरपर्सन होते हैं, होम मिनिस्टर इसमें, है ना, इस कमेटी में होते हैं जो उस पूरे फंड की एक तरह से निगरानी रखता है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड में क्या है कि इसमें कांग्रेस के एक पर्सन की भी, कांग्रेस प्रेसिडेंट की, कांग्रेस पार्टी के पर्सन, उनके द्वारा अपॉइंट एक पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट रहती थी। और वो साथ ही साथ टाटा ट्रस्टी है ना, टाटा जो, यस टाटा की ट्रस्ट का भी इसमें पार्टिसिपेशन रहता था। तो हो सकता है इस वजह से इनको लगा हो मोदी जी को कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा एक वो हो रहा है कि इसमें दूसरे बाहर की पार्टीज ज़्यादा, मतलब बाहर की पार्टीज, मतलब बाहर की अदर बाहर के मेंबरान ज़्यादा हैं और उनसे भी परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसको हैसल फ्री करने के लिए शायद पीएम नेशनल रिलीफ फंड को उन्होंने पीएम की जगह उन्होंने पीएम केयर फंड को भी बनाया। ऐसा नहीं है कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड के खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं साथ में, लेकिन अब दोनों हैं, साइमल्टेनियस हैं, साथ साथ हैं। तो आप दोनों जगह जहां भी चाहें तो लोग क्या कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एक न्यूज जो आपको पेज नंबर 5 पे मिलेगी, दैट इज इट। ये एक छोटी सी न्यूज़ है, मुझे लगा कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये हाई कोर्ट ने बोला है, क्योंकि लोग क्लैट और आईलेट की तैयारी करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट के डिसीजन को हमें एक बार रिव्यू करना चाहिए अपने सेशन के दौरान। तो हाई कोर्ट ने ये बोला है कि मुस्लिम फैमिली में जो एक, देखिए मुस्लिम फैमिली में तलाक के जो है वो 7 तरीकों से तलाक होता है, आप ये समझिए थोड़ा सा, है, बाकी तो आप लोग जानते होंगे। तो टोटल 7 तरीकों से जो है वो डाइवोर्स का पैटर्न है मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, ओके, 7 टाइप्स, ओके। अब इसमें से जो है 4 तरीकों से प्रोविजन है
मेल के लिए और एक तरीके से प्रोविजन है फीमेल के लिए और दो तरीके से प्रोविजन है म्यूचुअली। ओके, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये वर्ड अगर आप देखें यहां खुला, तो ये वर्ड जो है म्यूचुअली जो टेक्निक्स है उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। तो खुला एक टेक्निक है जिसमें म्यूचुअली जो है हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, अलग होने का डिसीजन ले सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने ये बोला है कि यद्यपि इफ यू वांट टू इफ यू वांट टू टेक खुला म्यूचुअली बट you have to approve that certificate only from the family court। ओके, आपको वो सर्टिफिकेट जो है लेना पड़ेगा और वो भी कहां से ओनली फैमिली कोर्ट से वो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसमें आपको फिर ऐसा नहीं कि बस हो गया हमने आपस में डिसाइड कर लिया और हम फिर कल से जो है हम हस्बैंड वाइफ नहीं है ना, ऐसा नहीं होगा। आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत होगी और वो फैमिली कोर्ट से जो है आपको लेना जरूरी है। ऐसा एक डेवलपमेंट है। तो एक छोटा डेवलपमेंट है, मुझे लगा कि काम का हो सकता है तो यहाँ मेंशन होना चाहिए। तो ठीक है, ये एक हो गया। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। ये एडिटोरियल सेक्शन है। एडिटोरियल सेक्शन में ये मेन एडिटोरियल है आज का, इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो पर्सन है कांग्रेस पार्टी के एक तरह से चीफ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट चेयरमैन है उनका, और डाटा एनालिसिस्ट का काम करते हैं फॉर द कांग्रेस पार्टी। कल इकोनॉमिक सर्वे आया है, कुछ तो लिखना ही था तो इन्होंने लिख दिया है ना। इन्होंने बोला कि बकवास है ये इकोनॉमिक सर्वे, तो वो है ही नहीं जो सोच के इकोनॉमिक सर्वे शुरू किया तब। ये इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, सरकार की बड़ाई करता है। देखिए यहाँ देखिए, इन्होंने बोला कि देखिए जब भी कोई पॉलिसी बनती है, कोई आउटकम आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ओपोजिशन का काम होता है उसमें जो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना, है ना। तो यही ओपोजिशन का काम है और इससे ही लोकतंत्र क्या होता है, मजबूत रहता है और होना भी चाहिए। तो उसी का रोल निभाते हुए इन्होंने ये बोला है कि भाई ये जो आजकल इकोनॉमिक सर्वे दे रहे हैं, समझिए इस पूरा का क्रक्स मैं बता रहा हूँ आपको। पढ़ने का कुछ ज़्यादा खास मुझे नीड तो लगा नहीं इसको, क्योंकि आप कहाँ यूज करेंगे इसको बताइए, है ना। कोई गवर्नमेंट ने जो दस्तावेज दिया है वो दिया है, वो मानना है, हमें वो मानना पड़ेगा भाई, है ना। भाई पिछले साल के ये आंकड़े थे, इतना एक्सपोर्ट हुआ तो हुआ, इतना इंपोर्ट हुआ तो हुआ, अब मानना पड़ेगा उसको। क्या कर सकते, खारिज तो नहीं कर सकते ना। लेकिन उन्होंने बोला है कि इनके बोलने का मतलब ये है, इनके ये एडिटोरियल लिखने के पीछे का जो थॉट प्रोसेस है वो मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने ये बोलना चाहा है कि आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है कि डाटा, फैक्ट्स, चार्ट्स, है ना, और इसके थ्रू मुद्दे को भटका रही है। इकोनॉमिक सर्वे का जो काम होना चाहिए था मेन, उससे भटका रही है। सरकार अपनी अचीवमेंट्स गिनाती है आजकल इकोनॉमिक सर्वे में, रेदर देन कि उसने क्या नहीं किया और क्या हो सकता था। समझिए बात को। पहले हमने बजट पेश किया, बजट पेश करने के बाद हमने बताया कि भाई हम साल में ये करेंगे। फिर साल एंड हुआ, नया साल आया, तो हमें इकोनॉमिक सर्वे देना है। तो होना ये चाहिए इकोनॉमिक सर्वे में कि आपको ये बताना चाहिए कि ये घोषित किया था और ये हमने अचीव किया, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, यहाँ हम रह गए या यहाँ हम चले गए ना। लेकिन हो क्या रहा है, सरकार सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, अपनी अचीवमेंट गिनाने के लिए इकोनॉमिक सर्वे का क्या कर रही है, यूज कर रही है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक तरह से प्रोपेगेंडा के टूल के रूप में यूज किया जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे को, ऐसा बोलने की कोशिश इन्होंने की है। काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने रेफरेंस भी दिया है। उन्होंने बोला है कि भाई जब इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट हुआ था ना, तो उसके पीछे क्या फिलॉसफी थी, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, चाइना में, है ना, उन सबके मॉडल का उन्होंने बताया है क्या उसका उसके पीछे थॉट प्रोसेस है ना। और फिर उन्होंने हेडिंग दिया है डिसअपॉइंटमेंट, क्यों डिसअपॉइंट करता है ये इकोनॉमिक सर्वे और क्यों ये खरा नहीं उतरता है कसौटियों पे, उसके बारे में उन्होंने बोला है कि भाई किस तरह से प्रॉब्लम है ना। पैन वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से चल रही हैं, अमेरिका का क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है, रशिया यूक्रेन वॉर का क्या रोल है, और उन सबको साइडलाइन करते हुए ये इकोनॉमिक सर्वे क्या करता है, सरकार की उपलब्धियों को सिर्फ गिनाता भर है। सरकार ने क्या अचीव किया है उसका डाटा, उसका जिस्ट जो है एक तरह से इकोनॉमिक सर्वे में भरा हुआ है।
तो ये देखिए आप यहाँ मेंशन उन्होंने किया है, ये क्रक्स है ये। द सर्वे ऑफ 2023 इज द सैडली मोर ए ड्राई कंपाइलेशन ऑफ डाटा टू सस्टेनेट द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देन द आइडियल स्पेस टू डिस्कस सम ऑफ द सीरियस इकोनॉमिक इशू ऑफ द डे, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि कोई जो सीरियस इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको ये एड्रेस नहीं करता है, और ये सिर्फ क्या करता है, एक सूखा दस्तावेज है जिसमें आंकड़े, डाटा, है ना, फैक्ट्स, फिगर्स ये भरे हुए हैं। आप देख लीजिए, जितने जहां देखो आप चार्ट ही चार्ट है। ये भी बोला है इन्होंने कि भाई पिछले साल तक 2 इकोनॉमिक सर्वे आते थे, 2 वॉल्यूम आते थे, अब इन्होंने एक ही वॉल्यूम कर दिया है ना। तो इस तरह से इन्होंने क्या करने की कोशिश की है कि बताने की कोशिश करी है किस तरह से जो ये इकोनॉमिक सर्वे है ये क्या कर रहा है, उम्मीदों पे क्या है, खरा नहीं उतरता है। ओके, तो खैर बोलने के लिए ठीक है, या एक क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको हमें देना चाहिए। उसमें उन्होंने बहुत सारे पैरामीटर्स गिनाए हैं कि ये होना चाहिए था, जीएसटी पर कुछ नहीं बोला है ना, जीएसटी के कलेक्शन के बारे में उन्होंने बोला है, और उन्होंने ये बोला है कि इकोनॉमिक सर्वे में जो गवर्नमेंट का ने जो मैनेजमेंट किया है और उसका जो एक तरह से ब्लेम गेम उन्होंने दूसरी पिछली सरकारों पे डाल दिया है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, कि देखिए हम ये अचीव नहीं कर पाए क्योंकि पुरानी सरकारें ये नहीं कर पाई। तो इस तरह से उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में ये कमियां हैं कि भाई सरकार या तो बता रही है कि हमने अचीव कर लिया, और जो अचीव नहीं हुआ तो वो अचीव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। तो इस तरह से एक ब्लेम गेम इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में किया है सरकार ने, है ना। और ये साथ ही उन्होंने ये बताया है कि जो बैलेंस शीट है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स हैं, उसमें बहुत ही गड़बड़ियाँ हो गई हैं, है ना। अनफेयरली एडवांटेजेस दिए जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बातें उन्होंने इस पूरे अपने एडिटोरियल में कही हैं। आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि, क्योंकि हमें किसी पॉलिटिकल डिबेट में तो जाना नहीं है ना। जब पॉलिटिकल डिबेट में जाना नहीं है तो फिर इस तरह के आर्टिकल्स आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उतना ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा इसमें मार्क भी नहीं किया। एक टाइटल दिया है, एक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करी है कि इस पूरे एडिटोरियल में क्या बताने की कोशिश की गई है बाई प्रवीण चक्रवर्ती। ओके, तो बगल में एक और आर्टिकल है पॉलिसी फॉली, लेकिन ये भी कोई खास आर्टिकल है नहीं, क्योंकि टेररिज्म और पाकिस्तान का चोली दामन का साथ है, वो सुधरेगा नहीं। और हम कितने भी एडिटोरियल लिख लें, समझ लें, बात ढाक के 3 बात है, वही कि टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका गढ़ है पाकिस्तान, है ना। अब उसमें एक बार आप बोलें या 4 बार बोलें, है ना, ब्लास्ट, क्योंकि हाल ही में कल के न्यूज़पेपर में अगर आपने देखा हो तो ब्लास्ट हुआ था, है ना, पाकिस्तान में एक ब्लास्ट हुआ, तो उसके लिए उसी से रिलेटेड ये एक आर्टिकल है। उतना काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं है ना। टेररिज्म टॉपिक काम का है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टेररिज्म टॉपिक काम का नहीं, यस वेरी यूजफुल, लेकिन इंडियन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेररिज्म से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो हम ये आर्टिकल उसको फुलफिल नहीं करता, है ना। तो उसमें एक एंगल है कि हाँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक एंगल है सिक्योरिटी के लिए, है ना। सिक्योरिटी 2 तरीके से, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान से जो थ्रेट है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है ना। तो जब हम सिक्योरिटी का एंगल देखें तो हम दोनों देखें, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर क्या ब्लास्ट के बाद और किस तरह से वहाँ की, तो उस पर आर्टिकल है, उतना काम का नहीं है। एक आर्टिकल अगर हम देखें तो ये है सोलर एनर्जी इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया। ये इन्होंने वी रंगनाथन ने लिखा है, एक एनर्जी इकोनॉमिस्ट है, और ये आर्टिकल इन्होंने मेंशन किया है, लिखा है। तो ये छपा है, इस पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। इनका ये कहना है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब, और इंडिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है की जो बातें होती हैं, उनका जो विजन होता है वो गवर्नमेंट का विजन होता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और इंडियन गवर्नमेंट हाईली फोकस्ड है सोलर एनर्जी के ऊपर इस टाइम। उनके एक्शन से ऐसा लगता है ना। क्यों लगता है भैया, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस तक बनाया है फ्रांस के साथ मिलकर, उसमें बहुत सारे मेंबर अब शामिल भी हो गए हैं, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रही है ना। और ये उतना फ्रूटफुल नहीं है। केवल सोलर एनर्जी से इंडिया का भला नहीं होने वाला, ठीक है। हमें कुछ और ऑप्शंस भी देखने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं वो, क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो इसलिए कह रहे हैं कि
कि उनका ये कहना है कि देखिए कार्बन बेस्ड इकोनॉमी, कोल बेस्ड इकोनॉमी है ना, फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी, जो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उससे फ्यूल जो बनता है, पेट्रोल डीजल ये सब जो है, इनसे बनने वाली इकोनॉमी, इनसे चलने वाली इकोनॉमी जो अभी चल रही है, आप देख रहे हैं ना, आपने आसपास ही चल रहे हैं, इंडिया का सबसे ज्यादा पावर प्रोडक्शन इसी से हो रहा है ना। इसको आप रिप्लेस करना चाहते हो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब के थ्रू, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। लेकिन सोलर एनर्जी पर आप कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा रिलाय कर रहे हैं, इसके अलावा भी हमें कुछ दूसरे ऑप्शंस देखने की जरूरत है, ऐसा इनका कहना है। क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए आप पूरी तरह से कोल, जो कोल बेस्ड हमारी कोल बेस्ड इकोनॉमी है, उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना, इस वाले सेक्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो। और लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाना, दो उन्होंने बोले हैं, एक कोल प्रोडक्शन प्लांट्स लगाना, सॉरी कोल बेस्ड प्लांट्स लगाना और लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाना, इनको पूरी तरह से सरकार आज नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके करने से हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो इंडिया के लिए रिक्वायर है। और केवल अगर आप सोचें कि सोलर के थ्रू हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा करना बड़ा मुश्किल होगा, है ना। उन्होंने बताया है, मैं समझाऊंगा ऐसे क्यों वो कहते हैं, उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है। उन्होंने ये बोला है कि ये मिसकंसेप्शन है, इट्स ए मिसकंसेप्शन, कि अगर आप सोचें कि आप सोलर एनर्जी के थ्रू जो है वो लार्ज हाइड्रो और कोल को क्या कर सकते हैं, कोल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों वो ऐसा कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि देखिए जो पहला वजह उन्होंने बताया है वो ये बताया है कि जो कोल इलेक्ट्रिसिटी का लोड सेंटर होता है वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू द सोलर एनर्जी, है ना, कि सोलर एनर्जी के थ्रू जो आप इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर रहे हैं उसमें उतना एफिशिएंसी नहीं है जितना कि कोल बेस्ड होती है। वो साइंटिफिक टर्म वो यूज करते हैं, वो ये बताते हैं कि उनके जो जब एनटीपीसी बिजली बनाती है कोल से, तो वो डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। बड़े बड़े आपने वो देखे होंगे, खंबे लगे रहते हैं, उसमें बड़े बड़े मोटे मोटे तार होते हैं, है ना, हाई वोल्टेज उससे क्या होता है, जाता है। टीएनडी लॉस तो होता है, लेकिन फिर भी आजकल वही चलन में है। वही कह रहे हैं कि अगर आप सोलर की बिजली को अगर आप ऐसा करना चाहें तो बड़ा मुश्किल होगा वो, है ना, उसका करना बड़ा, उसको प्रोपोगेट करना बड़ा टफ है कंपेयर टू कोल बेस्ड एनर्जी, है ना। जो कोयले से हम एनर्जी उत्पादित कर रहे हैं वो ज्यादा इजी है प्रोपोगेट करना कंपेयर टू सोलर एनर्जी। वो कहते हैं कि उसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल बैटरीज का यूज करना पड़ेगा। अगर हम सोलर एनर्जी को इस तरह से करना चाहें तो हमें उसको स्टोर करके और बड़ी बड़ी बैटरियां हमें बनानी पड़ेंगी, तो वो ज्यादा कॉस्ट बियर करेगी, वो उतना फिजिबल नहीं है जितना कि कोल है, उतना इनमें बोला है उन्होंने, ये बोला है। दूसरा वो ये कहते हैं कि भाई सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, जो अगर आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत ज्यादा अगर रिलाई करते हैं तो उसमें एक दिक्कत ये हो सकती है कि आपको जो शैडो प्राइस है और जो ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू है कोल की, जो कोल डिलीवर करता है वो सोलर एनर्जी आपको डिलीवर नहीं कर सकती। सोलर एनर्जी कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, कोल एनर्जी से ज्यादा ही पैसा कॉस्ट करेगी, है ना, उसकी पर यूनिट बिजली प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा महंगा है ना। तो ये बात कह रहे हैं। और अगर आप ये सोचें कि कोयले से हम जो एनर्जी है उसको बिल्कुल रोक के हम पूरी तरह सोलर हो जाएं तो सडनली क्या होगा, बिजली की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हाउस होल्ड पे क्या पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन उनके लिए तो वो महंगा हो गया ना, इन्फ्लेशन हो गया लाइट पावर सेक्टर में, है ना। आप 100 यूनिट अभी स्पेंड करते हैं और मान लीजिए 4 या 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से देते हैं। अगर आप सोलर वाली खरीदें तो वो 6-7 रुपए होने लगेगी, तो आपका हाउस होल्ड पर क्या पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो उन्होंने एक और उन्होंने ये बोला है, एक और पॉइंट उन्होंने दिया है कि कोल सोलर की जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो वो ये बताते हैं कि सबसे बड़ा तर्क आज के टाइम पे ये दिया जाता है कि कोल एनर्जी को यूज करने से पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है ना, पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, दिल्ली की पोल्यूशन की हालत तो आप देख रहे हैं। तो जितना ज्यादा कोल आप जलाएंगे बिजली पैदा करने के लिए उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा, है ना। तो उसमें उन्होंने कुछ खैर आंकड़े दिए हैं, इसमें बताया है कि भाई इतने लोग PM 2.5 से मरते हैं और इतने % डेथ होती हैं। ये हमारे काम का नहीं है, मतलब
ओवरऑल मोटा मोटा समझने वाली बात इतनी है कि वो ये बात बोलते हैं कि यस, कोल के यूज से यस पोल्यूशन तो होता है ना, पोल्यूशन तो होता है, लेकिन फिर भी अगर आप पूरा आप एनालिसिस करें तो आप ये पाएंगे कि सोलर से मिलने वाली जो लाइट है, जो सोलर कैपेसिटी से हमें जो सोलर प्रोडक्शन से जो मिलने वाली हमें लाइट है, वो भी उतना, फिर भी वो महंगी पड़ेगी कंपेयर टू द कोल। ठीक है, उसके लिए उन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी को भी उन्होंने इसमें मेंशन किया है, कि बताया है कि भाई किस तरह से इस तरह से डिजास्टर होते रहते हैं, है ना, ये सब उन्होंने अकाउंट लिया और फिर कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बोला कि सोलर एनर्जी इज मेड फाइनेंशियली वायबल बाय मिसगाइडिंग द पीपल बाय लीविंग आउट स्टोरेज बैटरी कॉस्ट। कि अगर आप इन सबको बता रहे हैं कि भाई पोल्यूशन है, ये है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, ऐसा ऐसा हुआ, इसीलिए आप सोलर अपना लो, तो फिर भी आप लोगों को ये तो नहीं बता रहे ना कि आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी, और बैटरी रिप्लेसमेंट की कीमत तो बहुत ज्यादा है ना। पहले तो आप पर यूनिट बिजली ज्यादा महंगी, दूसरी आपको लोगों पे बैटरी का खर्चा, तो ये तो दोहरी मार हो गई ना, है ना, जबकि कोल में ऐसा नहीं है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि लोगों की जो अर्निंग का, जो सेविंग का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसमें चला जाएगा, और ये उतना फिजिबल नहीं है, ये नॉर्मली ये कहना चाह रहे हैं वो। ठीक है, फिर एक थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला है कि हाइड्रो पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है। वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया में जो है केवल 15%, कितना, केवल 15% ही हाइड्रो पावर यूटिलाइजेशन, हमारा जितनी हमारी कैपेसिटी है उसका हम केवल कितना कर पाए हैं, 15% ही अभी तक कर पाए हैं। जबकि अगर आप देखें कि यूरोप और यूएसए, तो यूएसए में 90% और यूरोप में 98% हाइड्रो पावर का यूटिलाइजेशन हुआ है। भारत में जितनी रिवर्स हैं, है ना, खासकर साउथ इंडिया में अगर आप चले तो जितनी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, तो उस पर जो है हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं और उनसे प्रोडक्शन किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक पैराडाइम शिफ्ट लिया है और लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को एक तरह से लगभग छोड़ दिया है ना। उसके कॉन्सिक्वेंसेज, चाहे फिर आप जो टिहरी डैम के कॉन्सिक्वेंसेज हों, या फिर और भी अब ये उत्तराखंड में आप देखें तो बहुत सारी ऋषिगंगा, है ना, प्लांट में हो डिजास्टर हो, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो उसके थ्रू गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि बड़े पावर प्रोजेक्ट्स ना बनाए जाए, है ना, रन ऑफ द वाटर प्रोजेक्ट बनाए जाएं, छोटे छोटे हाइड्रो वाले, और बाकी फिर हम जो है सोलर एनर्जी से सप्लीमेंट करें। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाए, ऐसा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चाइना, अमेरिका और यूरोप जैसे देश बहुत ज्यादा परसेंटेज में अपने हाइड्रो पावर का क्या कर चुके हैं, यूटिलाइजेशन कर चुके हैं। लेकिन इंडिया अभी इस मामले में क्या है, काफी पीछे है। तो हमें जो है हाइड्रो पावर को और कोल पावर को स्मार्टली यूटिलाइज करने की जरूरत है। इस आर्टिकल में उन्होंने ये बोला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है, जो हमें देखनी है, ये तो रीजनल आर्टिकल है यूपी के ऊपर, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। ये पोस्ट कोविड रीडिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स वंस मोर देन मैथ स्किल्स। ओके, तो ये एक आर्टिकल है, ये लिखा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक रिपोर्ट आती है ना, एक खासकर सबसे फेमस जो इंस्टीट्यूशन है जो निकालता है रिपोर्ट, प्रथम एक एनजीओ है, और असर नाम की रिपोर्ट निकाली जाती है, ASEAR। ओके, तो इस रिपोर्ट के द्वारा सरकार ये देखती है कि देश के अंदर एजुकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है। ओके, तो एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2022 के पे अगर हम फोकस करें तो ये बताता है कि पेंडेमिक आने से, कोरोना के बाद बच्चों में रीडिंग एबिलिटी क्या हुई है, कम हुई है। ओके, इतना समझना है आपको। पूरे आर्टिकल में वही समझाया गया, और ये 4 चार्ट दिए हुए हैं, 4 ग्राफ दिए हुए हैं, इनको यहां पर क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, समझना है बस इतना सा कि ये पहले आप इधर देखिए, ये 2 ग्राफ देखिए, ये दोनों ग्राफ, ग्राफ 1 और ग्राफ 2, है ना। देखिए, इंडिया
ये है और ये फिर स्टेट वाइज है। तो इंडिया का ये देखिए 2022 और ये 2018 की स्टेटस है। तो 2018 में जो इंडिया का ओवरऑल रीडिंग कैपेसिटी थी 8th क्लास स्टूडेंट की, जो कि सेकंड स्टैंडर्ड की किताब पढ़ सके, वो 70 से 75 के बीच में लाई करती थी। लेकिन कोरोना के बाद से ये घटकर बिलो 70 हो चुकी है। यानी कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे सेकंड लेवल स्टैंडर्ड की किताब भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। उन बच्चों का परसेंटेज क्या हो गया है? कम हो गया है। अब केवल 70% से भी कम बच्चे जो पहले 70% से ज्यादा बच्चे ये काम कर पाते थे, अब 70% से कम बच्चे काम कर पा रहे हैं। तो ये एक अपने आप में सीरियस कंसर्न है ना। फिर ये इन्होंने सेक्टर वाइज बताया कि साउथ में थोड़ा परसेंटेज ज्यादा है, फिर वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, सेंट्रल में। तो सबसे बुरी हालत किसकी है तरह से देखा है? सेंट्रल इंडिया सबसे कम है 65%। गुजरात की देखिए, गुजरात के वेस्ट सेक्शन में तो बहुत बुरी हालत है, 50%। लोग भी नहीं इतना कर पा रहे। 2022 के आंकड़े हैं। ये दो चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आप अपने यहीं तक अपने आप को सीमित रखिए। ये जो चार्ट 3 और चार्ट 4 है, या ग्राफ 3 या ग्राफ 4 है, ये वर्टिकल दिखाता है कि वर्टिकल क्या पोजीशन है ना। मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने वाले बच्चे और रीडिंग एबिलिटी करने वाले बच्चों के बारे में। लेकिन ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना, आपको बस इतना याद रखना है ASER 2022 का सर्वे का रिपोर्ट आया है और उसने ये बोला है कि पोस्ट कोरोना के बाद, है ना, कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना कोविड में रीडिंग एबिलिटी बच्चों की क्या हुई है? कम हुई है। और इस चार्ट के थ्रू, इन दो चार्ट के थ्रू आपको ये साफ साफ क्लियरली विजिबल भी हो सकता है। ठीक है। 2018 में जो परसेंटेज 70 to 75% के बीच में था, आज वो परसेंटेज 65 से 70% के बीच आ गया है। तो यानी कि रीडिंग कैपेसिटी क्या हुई है बच्चों की? कम हुई है। क्यों हुई है? स्कूल खुले नहीं है, बच्चे घर में रहे, है ना, पढ़ने नहीं गए, और घर पे फिर वो मोबाइल के थ्रू पढ़ना, और मोबाइल पे पढ़ाई तो एक तरह से टिंडर ऐप की तरह होती है। लोग पढ़ते कम हैं और मजे ज्यादा करते हैं, या फिर उतना फोकस नहीं होता है ना। तो इस वजह से ये परसेंटेज क्या हुआ है? डाउन हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कुछ न्यूज है। ये 2022-23 में शुगर प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ है मार्केट में। भाई ऐसा कैसे हो गया? क्या लोगों ने गन्ना उगाना कम कर दिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर ध्यान से आप पढ़िए, है बहुत छोटी न्यूज लेकिन बहुत काम की है। इसमें गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी कि आप पेट्रोल के साथ मेथेनॉल को क्या करेंगे? ब्लेंड करेंगे। ओके, पहले ये 2% से स्टार्ट हुआ, फिर 4% हुआ, तो गवर्नमेंट ने 10% बोल दिया लास्ट ईयर, अब ये बढ़ाकर 2023 में 12% कर दिया है। तो पेट्रोल में मिलने वाले एथेनॉल की मेथेनॉल एथेनॉल की डिमांड क्या हो गई है? बढ़ गई। इसकी वजह से जो गन्ने से रस निकल रहा था उसका बहुत सारा हिस्सा किस में जाने लगा? एथेनॉल मेथेनॉल प्रोडक्शन में जाने लगा, और शुगर प्रोडक्शन कंपैरेटिवली क्या हो गया? कम हो गया है। और ये एक बहुत बड़ा समस्या भी था। नेक्स्ट, IMF ने बांग्लादेश के लिए एक लोन अप्रूव किया है $4.7 बिलियन का। ठीक है, तो आप ये छोटी सी न्यूज है, पूछा जा सकता है, पिन पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली IMF ने किसके लिए लोन डिस्पर्स किया है? तो यस, बांग्लादेश के लिए $4.7 बिलियन का ये लोन क्या किया गया? अप्रूव किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हम देखें तो ये एक आर्टिकल है, फंडिंग एंड डिमांड फॉर मनरेगा। ओके, अगेन कुछ चार्ट्स हैं, कुछ ग्राफ्स हैं, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो जो काम का है वो मैंने मार्क किया हुआ है। ओके, इसमें ये बोला गया है कि भाई कोरोना जो मनरेगा स्कीम है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्कीम स्टार्ट की गई थी, है ना। और इसके पीछे जो थॉट था वो ये था कि भाई जो रूरल एरिया है वहां पर जो गरीबी है उसको काफी हद तक कम किया जाए, और लोगों को क्या किया जाए? एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, उनको रोजगार दिया जाए। कितने दिनों का? तो यहाँ देखिए आप, 100 डेज का गारंटीड रोजगार, है ना, ये प्रोवाइड करने का ये स्कीम है, दिया जाता है। और अगर 15 दिन के अंदर आपको इतना अगर रोजगार नहीं मिलता है, विद इन 15 डेज आपको नहीं मिलता है, डिले होता है, तो उतना पैसा आपके अकाउंट में क्या किया जाएगा?
डाल दिया जाएगा और उसके थ्रू आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने डेली नीड्स को क्या कर सकते हैं, हाँ परचेस कर सकते हैं या उसको अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, ये सबको पता भी होगा, है ना। ये आर्टिकल ये कहता है कि पोस्ट कोरोना के बाद से या फिर इस गवर्नमेंट के टाइम पे फंडिंग मनरेगा के लिए उस लेवल पे नहीं हुई है जिस लेवल पे होनी चाहिए थी, यानी फंडिंग में क्या है, कमी है और मनरेगा में डिमांड ज्यादा है, तो हमें ज्यादा फंड्स एलोकेट करने की जरूरत है, लेकिन करंट गवर्नमेंट उतना फंड्स जो है एलोकेट नहीं कर रही। देखिए इस चार्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कितने लोग जो हैं मनरेगा में लगे हुए हैं, तो ये ईयर वाइज मेंशन है, 2019, 20, 21, 22, 23, है ना। तो इस तरह से, तो ये देखिए यहां मंथ वाइज भी इसमें दिया हुआ है, तो ये रिसेंटली ये देखिए ये को दिखाता है, तो मोर देन 6.5 करोड़ लोग जो है मनरेगा पे क्या है, डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो इतने लोगों के लिए मनरेगा क्या है, यूजफुल है, लेकिन गवर्नमेंट क्या इतने लोगों के हिसाब से फंड एलोकेट कर रही है? जवाब है नहीं, है ना। तो गवर्नमेंट इतनी लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंड रिलीज नहीं कर पा रही है, और यही क्या है, एक मेजर कंसर्न है। ओके, उन्होंने ये बोला है इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा, देखिए मैंने मेंशन भी किया है कि जो नरेगा संघर्ष मोर्चा, एक उनका लोकल जो समिति है, उन्होंने बोला है कि 80 to 90% जो बजट है वो स्टार्टिंग के 6 महीनों में ही एग्जॉस्ट हो जा रहा है। मतलब जो बजट एलोकेट किया गया था मनरेगा के लिए साल भर में, वो स्टार्टिंग के 6 महीने में ही क्या हो जा रहा है, एग्जॉस्ट हो जा रहा है। कितने परसेंट फंड, 80 to 90% फंड तभी खत्म हो जा रहा है। तो बताइए बाकी के 6 महीने में क्या होगा? बाकी के 6 महीने में सिर्फ लिप अप होती होगी, है ना। लोगों को उनका डिजायर्ड रोजगार नहीं मिलेगा और फिर क्या होगा, गरीबी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लोगों के पास काम नहीं रहेगा। एक साइकिल है ना, कि लोग सिर्फ साल के शुरू के 6 महीने में ही वो फंड एग्जॉस्ट करके बैठ जाते हैं जो मनरेगा के लिए दिया गया था। तो यानी कि स्कार्सिटी ऑफ फंड एक बड़ी दिक्कत है मनरेगा में, इस पूरे आर्टिकल में। फिर पीछे तो आंकड़े हैं, आंकड़े आप देखिए याद नहीं रख सकते क्योंकि हर साल नया बजट आता है, नए मनरेगा नया बजट एलोकेट होता है ना। फिर भी अगर अब याद रखना चाहें तो यहाँ पर कुछ मेंशन है कि 2013 में 32,992 करोड़ दिए गए थे, है ना। अभी हालांकि स्पाइक तो हुआ है, इस गवर्नमेंट ने 73,000 करोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी स्टिल ये क्या है, कम है। करंट डिमांड क्यों कम है? क्योंकि लोग कितने हैं, 6.5 करोड़ लोग जो हैं इससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये फंड क्या है, कम है। दूसरा उन्होंने बोला है कि दूसरा प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि जो केवल 10% लोग भी 100 दिनों का रोजगार इस देश में नहीं पा पाते हैं, है ना। केवल 10% लोग, सोचिए 6.5 करोड़ का 10% लोग भी 100 दिन का रोजगार नहीं पा पाते, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और जितने जो मेजर हाउस होल्ड हैं हमारे देश में, है ना, उनको एवरेज अगर आप देखें तो 40 से 50 दिनों के बीच में ही उनको ऑन एन एवरेज रोजगार मिल पाता है, जबकि गारंटी कितने की, 100 दिन की दी गई थी। तो ये बहुत बड़ा समस्या हो क्यों रहा है? क्योंकि फंड्स नहीं है। तो फिर जो ठेकेदार हैं वो क्या करते हैं, ग्रांट्स नहीं देते हैं, है ना। और उसकी वजह से क्या होता है, फिर जो हाउस होल्ड्स को क्या है, उनको मजदूरी नहीं मिल पाती है। तो फंड्स की स्कार्सिटी की वजह से ये एक साइकिल बना हुआ है, इस आर्टिकल में समझाने की कोशिश की गई है। इसमें ये बताया गया है कि एक इशू ये भी है कि जो स्कीम जब चलाई जाती है तो पेमेंट्स करते हुए बहुत डिले किया जाता है। एक तो रोजगार कम, मिल भी 40-50 दिन का रहा है 100 दिन की जगह, और ऊपर से पेमेंट्स भी क्या हो रही है, डिले हो रही है ना। भ्रष्टाचार है, करप्शन है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक ऐसा साइकिल बन जाता है जिसकी वजह से मनरेगा एक रुकी हुई, थकी हुई सी स्कीम नजर आती है और उतना इफेक्टिव नजर नहीं आती है सरफेस पे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। इसकी वजह से यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड मेंशन किया है डोमिनो, वर्ड मेंशन किया है मैंने डोमिनो। देखिए डोमिनो इफेक्ट यहाँ जनरेट हो जा रहा है, एक डोमिनो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, इसकी वजह से ये, उसकी वजह से ये, है ना। तो फंड्स की वजह कम होने की वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम है, एम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से क्या है, हाउस होल्ड्स में दिक्कत, फिर कम दिनों में, तो फिर उसमें भी क्या, उसमें भी करप्शन है, उसमें भी फंड्स की डिले है, और उसकी वजह से एक पूरा साइकिल इस तरह से बन रहा है, इसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। और उसकी वजह से पूरी स्कीम क्या है, फेलियर नजर आती है। तो ये स्कीम बेकार नहीं है, इस स्कीम की तो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत तारीफ हुई है ना, मनरेगा स्कीम की। लेकिन
क्योंकि ये सरकार जो है फंड्स, डिजायर्ड फंड्स एलोकेट नहीं कर पा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, एक समस्या मनरेगा स्कीम में हमें देखने को मिलती है। इसके रिपरकर्शन क्या होते हैं? इसके रिपरकर्शन ये है, इसमें उन्होंने खैर इस आर्टिकल में ये भी बताया है कि फेक जॉब कार्ड्स बनाए जाते हैं, है ना। आदमी जॉब पे जाता नहीं है, सिर्फ पैसा उसके अकाउंट में आता रहता है, आदमी जाता ही नहीं है ना। सरपंचों की मिलीभगत चलती है, ठेकेदारों की मिलीभगत चलती है ना। ये तो आपके, अगर आप गांव से होंगे तो आप ये समस्या है, बिल्कुल है ग्राउंड लेवल पे, ये आपने देखी होगी। एक और इन्होंने समस्या बताई है, इसमें मेंशन है, थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने बोला कि ये जो सीपीआई है ना, एग्रीकल्चर और लेबर बेस पे जो है मनरेगा के फंड्स की मजदूरी तय की गई है ना। इस सीपीआई एल क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिर उसके अंदर सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एल। तो एग्रीकल्चर और लेबर बेस्ड जो सीपीआई है उसके आधार पर जो है मनरेगा का क्या है, क्राइटेरिया, मजदूरी फिक्स की गई है। जबकि इसको रिवैम्प करने की जरूरत है। इसको किसके बेस पे? वो कह रहे हैं कि सीपीआई रूलर के बेस पर जो है आप मजदूरी के मानक तय कीजिए और तब मजदूरी आप बढ़ा के आप उसमें मजदूरी दीजिए, है ना। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको जब इकोनॉमिक का सेशन होगा, इकोनॉमिक का आपका क्लास होगा, तो वहां आपको इनके डिफरेंशिएट करके बताया जाएगा। तो उन्होंने ये बोला है कि सीपीआई एल और सीपीआई की जगह सीपीआई रूरल बेस पर आपको मनरेगा मजदूरी देने की जरूरत है आज के टाइम पे। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। यस, एक वर्ड है, खैर आप तो अब क्लैट आइलेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वर्ड से काफी जाने माने होंगे, लेकिन न्यूज थी तो मैंने सोचा कि मेंशन कर देता हूं। तो कोलेजियम रिकमेंड किया है क्या, 2 नए जजों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जाएं, राजेश बिंदल और अरविंद कुमार, है ना। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी है भाई, कौन 34, कौन डिसाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए जजेस की? कोई बताएगा? पता हो आप लोगों को तो है। हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कौन अप्रूव करता है भाई, कितने जज होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की कौन करता है ना। ये होमवर्क, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन कौन करता है। हाई कोर्ट के जजेस को में कितने नंबर हाई कोर्ट के जजेस होने चाहिए, ये कौन फिक्स करता है, और सुप्रीम कोर्ट में हाईएस्ट नंबर कितने होने चाहिए, ये कौन फिक्स करता है। ओके, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हुआ। चलिए, ये छोटा सा अपडेट था, इस पे बस इसको आप नजर में रखिए कि ये 2 नए जज जो हैं कोलेजियम ने इनको क्या किया है, अपॉइंट करने के लिए रिकमेंड किया है। ओके, कहाँ जाएगा, कैसे होगा, है ना, ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए, है ना, ये आपके कोर सब्जेक्ट का पोर्शन है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ये है डिसीसिव गवर्नमेंट वर्किंग विद लॉफ्टी, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी। तो बजट सेशन शुरू होने वाला है। बजट सेशन का जो पहला डे होता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, थैंक्स गिविंग स्पीच देते हैं, सॉरी स्पीच देते हैं, फिर उसके बदले में मेंबर जो है थैंक्स गिविंग स्पीच देते हैं। तो राष्ट्रपति जी जो है आने वाले बजट का एक खाका, आने वाले ईयर का क्या सरकार करने वाली है ना, उसका एक खाका जो है रखते हैं, एक रफ एस्टिमेट रखते हैं। अब उनके संबोधन में, उनकी स्पीच में वो होता है कि सरकार क्या करने वाली है, उसका एक एक देश का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो। तो वो उन्होंने बोला है कि मेंशन मैंने इसने किया है, ये हर साल होता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंशन मैंने ये किया है कि इन चीजों पर राष्ट्रपति जी का बयान फोकस रहा है, ठीक है। तो ये वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बोला है एलओसी एलएसी, तो एलओसी कहाँ है, एलएसी कहाँ है, एलओसी कहाँ है, पाकिस्तान भारत के बीच में, एलएसी कहाँ है, इंडिया चाइना के बीच में, है ना। आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, ओके। और इन सब के बारे में की टॉप वर्ड्स को उन्होंने अपने स्पीच में बोला है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए हर एक वर्ड के बारे में। ओके, उन्होंने बोला है कि हर घर जल, है ना, टैप वाटर के लिए उन्होंने बोला है, कनेक्शन के लिए उन्होंने बोला है। तो ये कौन सा स्कीम है, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये चलता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ओके, इसके लिए उन्होंने बोला है, तो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए बोला है। तो क्या स्कीम है, क्या उसके प्रोविजन है, इसको एक बार आप जरूर गो थ्रू होइए। साथ ही उन्होंने एक उड़िया पोएट हुई हैं, उनका नाम है कुंतला कुमारी सबत, ओके, हाँ, कुंतला कुमारी सबत। और ये उड़िया पोएट हुई हैं। तो उत्कल भारती ने इन्हें सम्मान भी दिया था 1925 में, ओके, 1925 में उत्कल भारती सम्मान भी इनको मिला था। इनका नाम है उत्कल कुमारी सबत। तो मे बी 1 लाइनर क्वेश्चन अगर आ जाए तो
क्योंकि अब राष्ट्रपति जी ने नाम ले लिया है तो आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए कि ये भी एक पोएट हुई हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या है, उन्होंने अपनी उनकी मेजर जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जो उनका काम, उनकी जो कविताएं हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने लिखी हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कुंतला कुमारी सबत कौन है। आगे अगर हम देखें तो ये 2 आर्टिकल हैं, फटाफट से इनको देखते हैं। एक आर्टिकल जो लेफ्ट साइड पे अगर आपको दिखाई दे, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग स्टिल हाई, है ना, कि ये बोला है कि गवर्नमेंट ने हालांकि बहुत कुछ किया है, एफर्ट किया है ना, जनधन स्कीम चलाई है। ओके, गवर्नमेंट ने क्या किया है, जनधन कह रहा हूं, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना चलाई है ना, आयुष मिशन चलाया है, लेकिन उसके बावजूद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है भारत में। ध्यान से समझिए इसको। वो कह रहे हैं, आंकड़े बोलते हैं, सर्वे में भी बोला है और इसमें भी बोला है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, पहले तो ये समझना जरूरी है ना। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हुआ क्या? देखिए, कोई भी जो नॉर्मल परिवार है वो अपनी सेविंग करता है। सेविंग किसके लिए करता है? अपनी बीमारी पर खर्चा करने के लिए नहीं ना। किसके लिए खर्चा करता है? मकान लेंगे, गाड़ी लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, और पता चला 1 लाख रुपए बचाए थे मकान बनाने के लिए और हो गए बीमार और 1 लाख रुपए उस पर लग गए। तो ये हुआ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, कि इसकी सोचा नहीं था, ये जेब में था नहीं, है ना, ये जेब से निकाल के ले गया, इसके लिए जेब में था नहीं, इसने जबरदस्ती जेब में से पैसा निकाल लिया। बीमारी, इसे कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। वो पैसा यूज होना था कहीं और, हो गया कहीं बीमारी पे। तो सरकार ने यस आयुष स्कीम चलाई है, बट स्टिल जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है भारत में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को अगर देखें, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, है ना, डेनमार्क, बेल्जियम, तो वहां अगर आप देखें तो वहां पर गवर्नमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वहां एक तरह से वहां पर जो हेल्थ फैसिलिटीज एक तरह से मुफ्त टाइप की हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। और उसका खामियाजा यहाँ के गरीबों को भुगतना पड़ता है। गरीब जितना कमाते हैं उतना ही लगभग साल के एंड में अपने परिवार पर, बीमारियों पर खर्च कर देते हैं। तो उसकी वजह से वो जनरेट नहीं कर पाते नया एसेट, है ना, और इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। वो यहाँ पर आंकड़े उन्होंने दिए हैं कि ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 2013-2014 में जो था 28.6 था। अब हालांकि वो बेटर हुआ है आज, लेकिन फिर भी इतना बेटर नहीं हुआ है जितना हमें होना चाहिए, और अभी भी ये काफी हाई बार पे सेट है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी सेविंग नहीं हो पाती और वो फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर पाते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसमें एक डाटा दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई है ना, हेल्थ सेक्टर में स्पेंडिंग बढ़ाई है, बजट ज्यादा एलोकेट किया है, लेकिन पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई है, डिमांड्स भी बढ़ गई हैं, बीमारियां भी नई नई तरीके की आ गई हैं, तो कोरोना आ गया, है ना। तो इतना ज्यादा स्पेंड हो गया है कि वो जो फंड्स गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं वो अभी उतने डिजायर्ड नहीं है। फिर ये बोलते हैं कि रिकमेंडेशन ये है कि जीडीपी का 2.5% जो है 2025 तक वो हेल्थ सेक्टर पे खर्च होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है ना। तो अगर हम ये करें और इसमें अगर सरकार हेल्थ सेक्टर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे तो लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है, वो कम हो सकता है, और वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे टू द सोसाइटी, टू द इकोनॉमी। ये आर्टिकल ये कहता है राइट साइड वाला कि शिप बिल्डिंग जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है, वो आत्मनिर्भर भारत में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कैसे कर सकता है? वो ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर मैसिव जॉब क्रिएशन हो सकता है ना। एमएसएमई इसको सपोर्ट करेंगे तो एमएसएमई का भी राइज होगा, और साथ ही साथ जो भारत की नेवी है वो भी क्या होगी, मजबूत होगी। ये शिप्स बनेंगे, बढ़िया टेक्नोलॉजी आएगी, नए शिप्स बनेंगे, तो हम अपनी कोस्टल एरिया की भी क्या कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से स्ट्रेटेजिकली डिफेंस मजबूत कर सकते हैं। तो ये एक आत्मनिर्भर भारत में एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, जो रोजगार भी देगा, और उस जो फर्दर छोटे सेक्टर्स हैं उनको क्या करेगा, सपोर्ट भी करेगा, और इंडिया को क्या बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा। ओके, तो इस न्यूज को भी आप एक बार जरूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज है, इंडिया नीड्स एक्सेस टू ग्लोबल फाइनेंस टू अचीव क्लाइमेट ऑब्लिगेशन ऑन एमिशन, है ना। ये
सर्वे में ये बात की गई है, सर्वे ने ये बोला है। सर्वे ने क्या बोला है कि भैया सब ये बोलते रहते हैं कि पर्यावरण सुधारो, पर्यावरण सुधारो, है ना। पर्यावरण बिगाड़ा किसने है? ये बिगाड़ा है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने, है ना। अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने जब बिगाड़ा है तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को क्या पैसा देना चाहिए भारत जैसी कंट्रीज को, और उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। देखिए इधर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने मेंशन किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए, है ना। और ये जब तक फर्स्ट वर्ल्ड नहीं करेंगे तब तक इंडिया जैसे देश या फिर हमसे भी नीचे जो नीचे देश हैं वो एमिशन नॉर्म्स को, जो डिजायर्ड एमिशन नॉर्म्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है ना। तो इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? हमें जो है फर्स्ट वर्ल्ड से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उनके इनोवेशन, उनके पैसे की हमें जरूरत है, और वो हमें पैसा दें, हमें नई टेक्नोलॉजी दें, ताकि हम जो है एनवायरमेंट के लिए ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाए, ये सर्वे बोलता है। ओके, राइट में एक और फर्दर आर्टिकल है, ये भी बोलता है कि शेयर ऑफ एजुकेशन इन बजटरी एलोकेशन हैज फॉलन ओवर द पास्ट 7 ईयर, सर्वे ने बोला है ना, सर्वे ने बोला है तो मेंशन किया है मैंने, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। इसमें भी यही बोला है, जो हेल्थ सेक्टर में था, मैंने यहाँ भी सिर्फ 2 ही तो सेक्टर है, सबसे दिक्कत है हेल्थ सेक्टर, सोशल एजुकेशन सेक्टर। अगर आप गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छे से करे तो एक स्वस्थ समाज से सशक्त भारत का निर्माण हो सकता है। वो ये बोलता है कि जो बजटरी एलोकेशन है एजुकेशन में वो ड्रॉप हुआ है एक्सपेंडिचर में, है ना। पास्ट 7 ईयर में वो 10.4% से गिरकर 9.5% पे आ गया। बताइए, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे तो कह रहे हैं कि यंगस्टर्स का देश है, देश में यंग युवा शक्ति का हमें सदुपयोग करना है ना, हमें युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, और आप एजुकेशन में पैसा कट कर रहे हो। ये दिखा रहा है ग्राफ साफ साफ। ग्राफ क्या कह रहा है कि 15-16 में आप 10.4% जो था वो था आउटपुट था, और अब घट के 9.5% रह गया। तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे भाई हम जगत गुरु बनेंगे हैं? क्यों सो कॉल्ड जगत गुरु, विश्व गुरु, क्या है जो भी। तो ऐसे कैसे होगा जब आप एजुकेशन सेक्टर पे पैसा ही खर्च नहीं करेंगे? खासकर कोविड के बाद से तो बहुत समस्याएं हैं, इस यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, ना एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कम हुए हैं एजुकेशन सेक्टर पे, फंड्स को डाइवर्ट किया गया है, तो इसकी वजह से ड्रॉप आउट बढ़ा है स्कूल्स में। ड्रॉप आउट बढ़ा है। ये 2 तरह के सेक्शन हम करें, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में ये यस, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, नए नए IITs, नए IIMs, नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्शन में तो दिक्कतें बढ़ी हैं ना। तो ये सर्वे ये बोलता है कि हाँ ये एक प्रॉब्लम रही है, एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग टू द एजुकेशन सेक्टर, वो क्या हुआ है? ड्रॉप हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा अपने आप में क्या है? प्रॉब्लम है, और हम सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? इसको टैकल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ेस हैं, इसको मेंशन करने, इस पर ज़्यादा अटेंशन पे करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज़ेस में भी ये आर्टिकल मुझे कुछ खास नहीं लगे, ब्लास्ट से रिलेटेड है और वो बायलिटरल है, नहीं इस पर नहीं ध्यान देंगे। बिजनेस सेक्शन में ये एक न्यूज़ बहुत काम की है, कोर सेक्टर्स ग्रू 7.4% इन दिसंबर, फास्टेस्ट पेस इन 3 months, है ना। तो ये बोला है कि कोर सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है लास्ट 3 months में। कोर सेक्टर क्या होता है भाई? क्या होता है कोर सेक्टर? कोर सेक्टर है ना, इकोनॉमी का कोर सेक्टर क्या होता है? इसमें टोटल 8 इंडस्ट्रीज मिलकर कोर सेक्टर को बनाती है। कौन कौन सी है? यहां मेंशन है सब, एक बार फिर से देखिए, सब मेंशन है यहाँ पे, है ना। कोल है ना, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, है ना, रिफाइनरी, ओके, पावर, सीमेंट, ओके। 2 और बची, कौन कौन सी? फर्टिलाइजर एंड स्टील, ओके। तो ये 8 इंडस्ट्री मिलकर किसी भी इकोनॉमी में कोर सेक्टर का क्या करती है? निर्माण करती हैं। और इसमें अगर लास्ट 3 month में अच्छा डेवलपमेंट हो, बहुत अच्छा डेवलपमेंट अगर हो, तो हम इसको ये मानेंगे
कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म, क्योंकि ये दूसरी इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, सब्सटेंस देती हैं, उनका बेस बनाती है, बाकी सारी इकोनॉमी इनके ऊपर एक तरह से टिकी होती है। तो ये यहाँ पर बोला है, नॉर्मल सी न्यूज़ है, मुझे बस आपको कोर इंडस्ट्री समझानी थी, तो उसके लिए मैंने न्यूज़ जो है ये पॉइंट आउट करी है। एक बार खुद से भी आप जो है इसको सर्च आउट करें, देखें। तो कोर इंडस्ट्री में डेवलपमेंट है, अच्छा वहाँ पे सुधार है। कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, सीमेंट विटनेस शार्प राइज, क्रूड ऑयल ओनली सेक्टर टू श्रिंक, है ना, केवल क्रूड ऑयल में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है। क्यों हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर। बाकी और जो इंडस्ट्रीज हैं बाकी की, उनमें क्या है, अच्छा राइज देखने को मिला। तो यहाँ पर कोर इंडस्ट्री है ना, इस कोर सेक्टर, इसको आप एक बार सर्च आउट करें, इस न्यूज को देखें, इसको फॉलो करें। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फिर स्पोर्ट्स सेक्शन है, कोई खास मुझे न्यूज ऐसी नहीं लगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन की जाए। तो आज के न्यूज़पेपर में बस यही जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस मुझे लगे जो काम के हैं, जो आपको एक बार पूरे न्यूज़पेपर गो थ्रू होना चाहिए। बाकी हमारी टीम इसको फर्दर एनालिसिस करने के लिए डिटेल एनालिसिस आपके लिए लेके आएगी, है ना। वो वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, तब तक आप क्विक ओवरव्यू आज के न्यूज़पेपर का देख सकते हैं यहाँ, और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेरी हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, है ना। आपकी क्वेरी दूर करने के लिए हम लगातार कोशिश करते हैं, उसके लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो अपने क्वेश्चन और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उस पर आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।